विद्यार्थीगण, आपका स्वागत है। व्याख्यान का विषय है भारत और विश्व में विस्तार कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकास। प्रस्तावना। कृषि विस्तार एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है कृषकों की शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक और नई जानकारी का अनुप्रयोग। विस्तार शिक्षा के उद्देश्य हैं आजीवन शिक्षण, सतत शिक्षण के लिए तथा आगे और जानकारी एवं कौशल हासिल करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से परिसर से बाहर के वयस्कों के लिए कार्यक्रम उपलब्ध कराना, स्ववृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा समाज के लिए लोगों को उत्कृष्ट माध्यम और अवसर उपलब्ध कराना। परिभाषाएं। विस्तार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इस शताब्दी के प्रथम दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा औपचारिक शिक्षा के प्रक्रिया के माध्यम से भूमि आंदोलन कॉलेजों से ज्ञान के विस्तार को कृषकों तक पहुंचाने में किया गया था। भारत में विस्तार कार्य प्राथमिक रूप से पंजाब में एफएल ब्रायने द्वारा आरंभ किया गया था। समुदाय विकास और विस्तार शिक्षा शब्द 1952 में समुदाय विकास परियोजनाओं के आरंभ किए जाने तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना के बाद अधिक लोकप्रिय हुए। परिभाषा और अवधारणाएं। विस्तार शिक्षा लोगों की उन्नति के लिए तथा उनके व्यवहार अर्थात ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि को बदलने के लिए शिक्षा है। विस्तार शिक्षा लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण लोगों के मध्य उपयोग अनुसंधान निष्कर्षों और विचारों का प्रसार करती है। विस्तार शिक्षा है तथा इसका उद्देश्य अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है तथा इसका प्रयोजन उन लोगों की अभिवृत्ति और व्यवहारों में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया गया है। विस्तार शिक्षा का महत्व, व्याप्ति और उद्देश्य। महत्व। विस्तार कृषकों को शिक्षित करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धतियों का प्रयोग कराता है। विस्तार अभिनवताएं अपनाने में सहायता करता है। विस्तार ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और उन्हें हल करने में मदद करता है। व्याप्ति। कृषि उत्पादन में कार्यकुशलता में वृद्धि, कृषि इनपुटों और आउटपुटों के विपणन, वितरण और उपयोग में कार्यकुशलता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रयोग इत्यादि। उद्देश्य। विस्तार का केंद्रीय कार्य ग्रामीण परिवारों को कृषि, गृह निर्माण और परिवार एवं समुदाय जीवन में विज्ञान का उपयोग करके, चाहे वो भौतिक हो या सामाजिक, अपनी मदद स्वयं करने में सहायता करना है। विभिन्न व्यवसायों में उत्पादन में वृद्धि के लिए परिवार और ग्राम योजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन में सहायता करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारित किए गए 3 अधिनियमों ने भारत में वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किए। उन जैसे हैच अधिनियम, मोरिल अधिनियम, स्मिथ लीवर अधिनियम। 1887 के हैच अधिनियम ने कृषि विस्तार केंद्रों की श्रृंखला सृजित करने तथा साथ ही विशेष रूप से मृदा खनिजों और पादप शुद्धि के क्षेत्रों में नई जानकारी प्रदान करने के लिए राजभूमि अनुदान महाविद्यालयों को प्रारंभ में प्रत्येक को $15,000 का संघीय निधि प्रदान की। मोरिल अधिनियम, इसने भूमि अनुदान महाविद्यालय पैटर्न पर कृषि महाविद्यालयों के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया। स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 में इसने सहकारिता विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। कृषि विस्तार के 4 स्वरूप। कृषि विस्तार के 4 स्वरूप हैं, जिसमें पहला प्रौद्योगिक अंतरण। प्रौद्योगिक अंतरण में एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण शामिल है जो किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों के बारे में उन्हें विशिष्ट अनुशंसाएं करता है। दूसरा है परामर्शकार। यह स्वरूप आज देखा जा सकता है जहां सरकारी संगठन अथवा निजी परामर्श कंपनियां तकनीकी सलाह के साथ किसानों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी के पूर्व निर्धारित पैकेजों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागी दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है। मानव संसाधन विकास, यह है तीसरा। इस स्वरूप ने यूरोप और उत्तर अमेरिका में विस्तार के प्रारंभिक दिनों में
अपना आधिपत्य स्थापित किया था, जब विश्वविद्यालयों ने उन ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जो इतने निर्धन थे कि पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ थे। चौथा, सशक्तिकरण के लिए सुकरता। इस स्वरूप में अनुभवजन्य शिक्षण और कृषक से कृषक के बीच विचारों का आदान प्रदान जैसी पद्धतियां शामिल हैं। एशिया में सुविख्यात उदाहरण हैं वे परियोजनाएं जो कृषक फील्ड स्कूलों यानी एफएफएस अथवा प्रतिभागी प्रौद्योगिकी विकास पीटीडी का प्रयोग करती हैं। भारत में समुदाय विकास, जो अब ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है, तथा विकास सेवा। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम जिनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को चौमुखी विकास करना है तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में विस्तार सेवा भारत में अपेक्षाकृत रूप से हाल ही में उत्पन्न हुई है। इस कार्यक्रम तथा नए ढांचे का विकास 4 चरणों में वर्णित किया जा सकता है। पहला चरण स्वतंत्रता पूर्व युग है, दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात युग, तीसरा समुदाय विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा युग और चौथा गहन कृषि विकास युग। पहला चरण यानी स्वतंत्रता पूर्व युग। भारत में विस्तार कार्य को आरंभ दार्शनिक और लोकोपकारी विचारों के उत्कृष्ट व्यक्तियों के माध्यम से किया गया था, परंतु उन्होंने इसका अधिकांश कार्य एक दूसरे से अलग थलग रहकर तथा सरकारी सहायता के बिना किया। जिनकी इन संबंध में रुचि ग्रामीण लोगों के साथ उनके सरकारी संपर्कों के दौरान जागृत हुई थी। उनकी परिकल्पना और सहानुभूति ने ग्रामीणों के लिए एक बेहतर जीवन का स्वप्न देखने के लिए उन्हें समर्थ बनाया, परंतु उनमें से अधिकांश का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था। व्यक्तिगत लोगों तथा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों में शामिल हैं जैसे एटावा परियोजना, नीलोखेड़ी परियोजना, गुड़गांव परियोजना, श्री निकेतन प्रयास, सेवाग्राम प्रयास, मारथंडम प्रयास इत्यादि इत्यादि। स्वतंत्रता युग के विस्तार के कुछ प्रयास हैं जैसे गुड़गांव प्रयोग। व्यापक पैमाने पर ग्रामीण पुनरुद्धार आंदोलन 1920 में पंजाब के गुड़गांव जिले में श्री FIL ब्राय ने उप कमिश्नर द्वारा सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। इस कार्य ने 1933 के बाद तेजी पकड़ी और जब श्री ब्रायने को पंजाब में ग्रामीण पुनर्गठन का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक धार्मिक समारोहों में धन में अपव्यय को रोकना, लोगों के स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना, कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना था। श्री निकेतन प्रयास 1908 में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्राम विकास कार्य की अपनी योजना के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी के कालीग्राम प्रगना के गांव में युवा संगठन आरंभ किए। उन्होंने ऐसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सृजित करने का प्रयास किया जो स्वयं को लोगों के साथ घुला मिला लें। सेवाग्राम प्रयास यह 1920 में अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन के रूप में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन के तहत आरंभ किया गया था। गांधी का मानना था कि भारत का द्वार कुटीरों में ही निहित है। मारथंडम प्रयास यह परियोजना श्री स्पेंसर हाइट जो कि एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे द्वारा 1921 में YMCA के तत्वाधान के अंतर्गत त्रावणकोर राज्य में आरंभ की गई थी। दूसरा चरण यानी कि स्वतंत्रता पश्चात का युग। अधिक अनाज उगाओ अभियान। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तत्काल आवश्यकता स्वतंत्रता पूर्व युग में भी महसूस की गई थी तथा एक अधिक अनाज उगाओ अभियान आरंभ हुआ। अभियान के अंतर्गत संवर्धित कृषि उत्पादन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, परंतु यह अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात केंद्रीय सरकार ने अधिक अनाज उगाओ अभियान के उद्देश्यों को 1952 तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के रूप में पुनः परिमाणित किया। अधिक अनाज उगाओ जांच समिति की रिपोर्ट यह देखा गया कि कार्यक्रम के प्रति पैदावारकर्ताओं की प्रतिक्रिया अत्यंत खराब है। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1952 में अधिक अनाज उगाओ अभियान के कार्यक्रम की जांच के लिए GMFC जांच समिति के नाम से एक समिति गठित की। समिति ने उल्लेख किया कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र रूप से परिचालन कर रहे बड़ी संख्या में पृथक कार्यक्रमों द्वारा सुधार लाया जा सकता है। प्रयासों की एकता में अभाव था, उपलब्ध वित्त पर्याप्त नहीं था और ग्रामीण समुदाय में समग्र रूप से अभियानों में प्रभावी रूप से भाग नहीं लिया। एटावा प्रायोगिक परियोजना एक सीमित क्षेत्र में गहन चौमुखी विकास कार्य का विस्तार
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ग्रामीण योजना और विकास के क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1948 में कार्यान्वित किया गया था, जिसे भारत में समुदाय विकास परियोजना के अग्रणी के रूप में माना जा सकता है। एक अमेरिकी इंजीनियर एल्बर्ट बेयर ने परियोजना को आरंभ करने तथा उसके कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीलोखेड़ी परियोजना 1965 तक केंद्रीय समुदाय विकास और सहकारिता मंत्री रहे एस.के. डे इस परियोजना को आरंभ करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इसे प्रारंभ में पाकिस्तान से विस्थापित हुए 7,000 लोगों को पुनर्वास करने के लिए आरंभ किया गया था। समुदाय विकास परियोजना अधिक अनाज उगाओ जांच समिति की रिपोर्ट तथा इटावा परियोजना के सफल अनुभव के परिणाम स्वरूप फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ चयनित राज्यों में 1952 में 15 प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की गई थी। परियोजना क्षेत्र को 3 विकास खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 की आबादी थी। विकास खंडों को भी आगे 5 से 10 गांवों के समूहों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक समूह एक बहुउद्देशीय ग्राम स्तर कार्यकर्ता के प्रभाव के अधीन था। चरण 3 समुदाय विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा युग। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम के आरंभ होने के साथ ही वर्ष 1952 में संगठित विस्तार अस्तित्व में आया तथा उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ हुई तथा कृषि महाविद्यालय सबौर बिहार में कृषि विस्तार शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के आरंभ होने के साथ ही 1955 में इसकी शिक्षा और शोध अध्ययन आरंभ हुआ। समुदाय विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी, जो भारत में कृषि विस्तार कार्यक्रम की आधारशिला माना जाता है। समुदाय विकास कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय विस्तार कार्यक्रम है जिसमें आजीविका के फार्म तथा गैर फार्म क्षेत्र शामिल है। इसे 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ किया गया था। इसने कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम और लाभ हासिल किए। समुदाय विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में उनके स्वयं के विकास के लिए उनके मध्य एक उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा सरकार के प्रायोजन के अंतर्गत ग्रामीण विकास क्रियाकलाप सीडी के आरंभ होने के साथ ही शुरू किए गए। इन प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत के कुछ महीनों के भीतर ही यह प्रमुखता अनुभव किया गया कि लोग कार्यक्रम के लिए तैयार हैं और यहां तक कि वे उत्सुक भी हैं, परंतु इसी स्वरूप की किसी अन्य व्यापक योजना का संपोषणी बनाने के लिए देश के संसाधन पर्याप्त नहीं थे। अतः सरकार ने समुदाय विकास कार्यक्रम के साथ साथ ही एक अन्य कार्यक्रम आरंभ करने की निर्णय लिया जो कि तुलनात्मक रूप से कम गहन प्रकृति की थी, जिसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। परंतु एनईएस के खंडों को उस गहनता के साथ विकसित नहीं किया गया जितने समुदाय विकास ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। समुदाय विकास विस्तार सेवा के लिए संगठनात्मक ढांचा समुदाय विकास कार्यक्रम के लिए संगठनात्मक ढांचा राज्य, जिला और खंड स्तरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से ग्राम स्तर तक चलता है तथा इस नई स्थापना में 3 संगठक होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में नीतियां राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर भी स्वाभाविक रूप से एक राज्य विकास समिति विद्यमान है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है तथा अन्य संबंधित मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर भी जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त की अध्यक्षता में सामान्यतः एक जिला विकास अथवा जिला आयोजना समिति विद्यमान होती है। राज्यों में जहां पंचायती राज क्रियान्वित किया जा रहा है, जिला परिषदें जिले में विकास कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय और समेकन के लिए उत्तरदायी हैं। खंड स्तर जिले के अनेक समुदाय विकास कार्यक्रमों में उप विभाजित किया गया है। खंड विकास अधिकारी ब्लॉक दल का प्रमुख है तथा वो खंड स्तर पर विकास विभागों के समस्त क्रियाकलापों का समन्वय करता है। राज्यों में गैर शासकीय स्तर पर जहां पंचायती राज क्रियान्वित किया गया है, पंचायत समिति के पास कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन करने की कानूनी शक्तियां विद्यमान है। ग्राम स्तर पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मुख्य विस्तार कर्मी है। वो प्रशासनिक क्रम व्यवस्था में अंतिम विस्तार कार्यकर्ता है तथा मुख्य संपर्क व्यक्ति है। गैर शासकीय पक्ष में सामान्यतः प्रत्येक गांव में अथवा गांव के समूह के लिए एक पंचायत होती है। चरण 4 यानी गहन कृषि विकास युग। 1960 के बाद से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अनेक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य
लोगों का आर्थिक उत्थान करना तथा उन्हें गरीबी से बाहर निकालना था। आज तक आरंभ किए गए इस कार्यक्रम इस प्रकार है: गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP, उच्च पैदावार किस्म कार्यक्रम HYVP, लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA तथा सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक MFL, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, कमांड क्षेत्र विकास क्रम CADP इत्यादि इत्यादि। कृषि विकास के लिए विस्तार रणनीति। किसी भी कार्यक्रम में कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करना होगा तथा ऐसा कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कृषि विस्तार एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अवयव होगा। आय के फार्म और गैर फार्म स्रोतों को संयोजित करते हुए फार्म की आय बढ़ाने तथा फसल और पशुओं की पैदावार में वृद्धि करने के माध्यम से किसानों के जीवन यापन के स्तर में वृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करना। वर्तमान युग में कृषि विस्तार के निश्चित उद्देश्य इस प्रकार होंगे, जैसा कि WTO प्रणाली में कृषि उत्पादों की उच्च गुणवत्ता, निम्न लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय किसानों को चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसे संभव बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, विस्तार कार्मिकों और कृषि प्रशासकों को सरकार की सहायता प्राप्त करते हुए परस्पर सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करना होगा तथा ICAR संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में किए जाने वाले कृषि अनुसंधान को भी हमारे किसानों की विश्व के अन्य किसानों पर प्रतिस्पर्धात्मक पकड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए WTO प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने ध्यान और दिशा में परिवर्तन लाना होगा। कृषि विकास और विस्तार कार्यक्रम। अभी तक विस्तार के उद्देश्य किसी भी कीमत पर उत्पादकता को बढ़ा रहे थे तथा इस प्रक्रिया में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया, जैसे ग्राहकों की जरूरतें, समस्याएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास, इनपुट की आपूर्ति, सूचना सेवाएं इत्यादि इत्यादि। इस नई शताब्दी में विस्तार की विभिन्न प्राथमिकताएं होंगी, जैसा कि हमें पता है उदारवादी अर्थव्यवस्था तथा कृषि के वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में कृषि विस्तार के लिए समय आ गया है कि वह न केवल प्रौद्योगिकी विकल्पों की बहुतायत के माध्यम से बल्कि नए बाजार अवसरों और लाभों, अधिक फायदों और आय की स्थिरता की जानकारी के साथ भी कृषकों तक पहुंचाने के लिए अपनी नई कार्यनीति और दृष्टिकोण के साथ समन्वय स्थापित करे। इसकी प्राथमिकताएं हैं कृषि उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी विकल्प और विकास, विविध विकास, स्थान विशिष्ट तथा आवश्यकता आधारित विस्तार कार्यनीतियां, प्रौद्योगिकी विकास और उसके प्रसार के लिए सहभागी विस्तार, संबंधित विकास विभागों और संगठनों के मत संपर्क और समन्वय, विस्तार में नए संचार चैनलों का प्रयोग तथा मीडिया द्वारा सहयोग, कृषि विस्तार में मानव संसाधन विकास तथा प्रबंधन, विस्तार सेवाओं की लागत साझेदारी और विस्तार का निजीकरण इत्यादि। इन आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कुछ कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP, संवर्धित उत्पादकता और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए IADP को जुलाई 1960 में पहले चरण में विभिन्न राज्यों के 7 चयनित जिलों में आरंभ किया गया था तथा बाद में वर्ष 1963-64 के दौरान दूसरे चरण में इसका विस्तार 9 जिलों तक किया गया। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP 1964 में IAP देश के 114 जिलों में प्रचलन में आया। IAP का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में विभिन्न उपकरणों के गहन और समन्वित प्रयोग द्वारा चयनित क्षेत्रों में मुख्य फसलों में खाद्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना था। IAP ने चयनित क्षेत्रों में तथा चयनित फसलों में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करके अपने प्रमुख उद्देश्यों की आंशिक प्राप्ति कर ली थी। उच्च पैदावार किस्म कार्यक्रम यानी कि HYVP खरीफ 1966-67 में अस्तित्व में आया, जिसका एकमात्र उद्देश्य चयनित फसलों के उच्च पैदावार वाले बीजों को प्रयोग करके कुल खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था, जैसे कि मुख्य फसलें थीं धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का। इस अवधि के दौरान ये महसूस किया गया कि कुल कृषकों का लगभग 60% भाग बनने वाले छोटे कृषकों को उनके कृषि आर्थिक विकास के लिए विशेष सहायता और विकास प्रणालियों की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अन्य मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं
जैसे सूखा प्रवण छेद कार्यक्रम यानी डीपीएपी। डीपीएपी का प्रमुख उद्देश्य सूखे के प्रभाव के परिमाण को कम करना तथा उन लोगों को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की आय को स्थिर बनाना था। कमान छेद विकास प्राधिकरण यानी CADP। भारत सरकार ने जुलाई 73 में क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की तथा बाद में इसे जून 74 में CDA में परिवर्तित कर दिया है। इस CDA की बुनियादी अवधारणा विभिन्न विभागों जैसे सिंचाई, मृदा संरक्षण, कृषि विस्तार सहयोग और ऋण एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना था। प्रशिक्षण और दौरे यानी T&V कृषि विस्तार प्रणाली। प्रशिक्षण और दौरे प्रणाली जो डैनियल बेनर की कल्पना थी, भारत में 74 में देश में कृषि विस्तार प्रणाली के चहुमुखी विकास के लिए आरंभ की गई थी। इस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल था व्यवसायीकरण, कमान की एकल पंक्ति, प्रयासों का संकेंद्रीकरण, समयबद्ध कार्य, क्षेत्र और कृषक अभिमुखीकरण, नियमित और सतत प्रशिक्षण तथा शोध के साथ निकटवर्ती संबंध। राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना NAEP का मुख्य उद्देश्य सुविकसित शोध प्रणाली तथा विस्तार प्रणाली के बीच विद्यमान अंतर को कम करना ताकि प्रौद्योगिकी की अंतरण अधिक तेज दर से हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप समान तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में तथा विशेषतः कृषि क्षेत्र में उच्चतर उत्पादन और समृद्धि हासिल की जा सके। विभिन्न ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम तथा कृषि विकास परियोजनाएं जैसे कि लघु कृषक एवं विकास एजेंसी SFDA तथा सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक MFL। SFDA को उत्पादकों के रूप में छोटे कृषकों की विशेष समस्याओं की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के साथ ही सीमांत कृषकों और कृषक श्रमिकों को पहचान करने के लिए आरंभ किया गया था। SFDA सर्वप्रथम 168 जिला स्तरीय एजेंसियों के रूप में आरंभ की गई थी, जिनमें 1818 खंड शामिल थे। बाद में MFL को भी इसके साथ जोड़ दिया गया ताकि ये एक मिश्रित SF-MFL ब्लॉक बन गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP। इसकी बुनियाद अवधारणा एक एकीकृत प्रणाली में ग्रामीण विकास नीतियों की आयोजना और क्रियान्वयन दोनों पर आधारित थी। इसमें शामिल हैं अंतर्निहित विभिन्न संगठनों के मध्य समन्वय, ग्राम, खंड, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के मध्य ऊर्ध्ववर्ती एकीकृत संबंध का सुधार, कार्यक्रमों का निर्णय लेने, परियोजनाओं की आयोजना बनाने आदि में स्थानीय स्तर के प्रशासन को महत्व देना, स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग। गहन मवेशी विकास परियोजना ICDP को 1964-65 में आरंभ किया गया था। इसमें अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करने के लिए मवेशी स्वामियों को संबंधित प्रक्रियाओं के एक पैकेज के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी ट्राइसेम IRDP का सहायक अवयव है। ट्राइसेम का मुख्य और प्रधान उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीक कौशल प्रदान करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास यानी DWCRA। इस अनूठे कार्यक्रम को IRDP की उप स्कीम के रूप में 1982-83 में आरंभ किया गया था, जिसकी प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों की स्थिति में सुधार लाना था। तिलहन और प्रौद्योगिकी मिशन TMO एक प्रमुख कमी वाला क्षेत्र तिलहन उत्पादन था, जिसके लिए मई 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश का उत्पादक मूल्य में खाद्य और गैर खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके आयात को न्यूनतम करना था। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में आरंभ की गई थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP को विलय कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह स्कीम किसी ग्रामीण परिवार में सार्वजनिक कार्य संबंधी या कुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 2009 के मूल के अनुसार न्यूनतम 120 रुपए के न्यूनतम कानूनी मजदूरी पर 100 दिन के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी उपलब्ध करानी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसमें मिशन राज्यों में उपलब्ध अधिकतम क्षमता के अनुसार बागवानी को विकसित करने तथा राज्यों में समस्त बागवानी उत्पादों यानी फलों, सब्जियों, फूलों, पादपों, मसालों, औषधि, सुगंधित पादपों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2005-06 में आरंभ किया गया था। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के तत्वाधान में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना
की अवधि के दौरान कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि हासिल करना है। राष्ट्रीय कृषि अभिनवता परियोजना NAIP, इस परियोजना का समग्र उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उपशमन के लिए तथा लोक अनुसंधान संगठनों, कृषक समूहों, NGO, निजी बैंकों और सिविल सोसाइटी तथा अन्य पदधारकों के मध्य सहयोग के माध्यम से कृषि अभिनवताओं के प्रयोग द्वारा आय सृजन के लिए भारतीय कृषि के संवर्धित और सतत रूपांतरण को सुकर बनाना है। प्रथम रेखीय विस्तार और नियमित विस्तार। आज प्रथम रेखीय विस्तार एक ऐसा व्यापक विस्तार शिक्षा कार्यक्रम है जिसे ICAR संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उनके रेखीय विभागों के लिए संचालित किया जाता है ताकि उन्हें इस क्षेत्र में उभरने वाली नई प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा सके। जबकि नियमित विस्तार का अर्थ रेखीय विभागों द्वारा सीधे किसानों के लिए संचालित किए जा रहे विस्तार क्रियाकलापों और कार्यक्रम है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय, जबकि विभिन्न प्रशासनिक स्थापनाएं परीक्षित और अपनाई गई, भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान और क्षेत्रीय विस्तार के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक अन्य उल्लेखनीय अभिनवता विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से क्रियान्वित की गई। सारांश। शताब्दी के आरंभ होने के साथ ही कृषि के विकास के लिए विश्व के अनेक देशों में अनेक सुपरिभाषित विस्तार दृष्टिकोणों तथा प्रणालियों को क्रियान्वित किया गया और निरंतर क्रियान्वित किया जा रहा है, परंतु कोई भी प्रणाली सार्वभौमिक दृष्टि से उचित अथवा उपयुक्त नहीं हो पाई गई। प्रत्येक में कोई ना कोई लाभ या उनकी अपनी सीमाएं थी। जैसा कि समूचे विश्व में विभिन्न विस्तार वैज्ञानिकों द्वारा सूचना दी गई, विश्व में विभिन्न भागों में 4 विशिष्ट विस्तार दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। ये हैं पूर्ण विस्तार पर केंद्रित दृष्टिकोण, समुदाय विकास सह विस्तार दृष्टिकोण, तकनीकी अभिनवता केंद्रित दृष्टिकोण और विस्तार में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। समाधान किए जाने वाले मुद्दे। भारत में तथा विश्व के अन्य भागों में अनेक विस्तार परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों तथा अनेक मामलों के अध्ययनों की रिपोर्ट से एक उल्लेखनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृषि विस्तार की बुनियादी कार्यनीति को इसके ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बदला जाना चाहिए, उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा उसमें नवीनता लाई जानी चाहिए। यदि आपको विषय के बारे में कोई शंका है तो कृपया मैनेज की वेबसाइट देखें या दिए गए विषय पुस्तक सामग्री का अवलोकन करें। धन्यवाद।